molecules and molecules. Atoms and molecules. Atoms and molecules. हो गया? लिखिएगा इसमें द स्मॉलेस्ट the smallest part of an element. The smallest part of an element which takes part in a chemical reaction, but does not exist in free state is called atom. The smallest part of an element which takes part in a chemical reaction but does not exist in free state is called atom. एटम जो है वो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट है। ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा लेकिन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। अगर एटम का कोई डेफिनेशन आपसे पूछता है कि परमाणु किसे कहते हैं, एटम किसे कहते हैं, तो आप ये बोलेंगे कि एटम एलिमेंट का वो सबसे छोटा पार्ट है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। बात समझ में? डेफिनेशन को रटना है। दूसरा आता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जिसको हम लोग अणु कहते हैं हिंदी में, मॉलिक्यूल। ये क्या होता है? द स्मॉलेस्ट part of a compound, the smallest part of a compound which takes part in a chemical reaction, and exist in free state is called molecule. हमने यहां लिखवाया कि मॉलिक्यूल जो है कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट है। ध्यान समझिएगा, दोनों में डिफरेंस। एटम और मॉलिक्यूल दोनों का डेफिनेशन में जो लैंग्वेज यूज हुआ, देखिए सेम हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। यहां पे हमने लिखा कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, और यहां पर लिखा द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए कंपाउंड। ये तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है और ये यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। कंपाउंड का हिंदी होता है यौगिक, एलिमेंट का हिंदी होता है तत्व। परमाणु एटम को कहते हैं, एटम का हिंदी परमाणु होता है और मॉलिक्यूल का हिंदी अणु होता है ना। तो एटम एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट है जबकि मॉलिक्यूल कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट है। एलिमेंट भी केमिकल रिएक्शन में, एटम भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और मॉलिक्यूल भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है।
जबकि ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि एटम और मॉलिक्यूल्स में सिमिलरिटी क्या है, तो आप कहेंगे कि एटम भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और मॉलिक्यूल भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अगर डिफरेंस पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि एटम एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट है, जबकि मॉलिक्यूल कंपाउंड का सबसे छोटा पार्ट है। ये नहीं बोलेंगे एटम जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। दोनों में लैंग्वेज सेम है। अगर एक याद हो गया तो दूसरा भी याद हो गया। थोड़ा सा चेंजिंग करना है, जहां एलिमेंट है वहां मॉलिक्यूल कर देना है। एक जगह पर एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, एक जगह पर नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, इन अंतर है। तो ये चीज है, नोट करिए जल्दी इसको पहले फटाफट नोट करिए। हो गया। तो अब देखिए मॉलिक्यूल कितने टाइप का होता है, ये चीज जानने की जरूरत है। हम यहां लिखते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो है ये दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और दूसरा क्या होगा, हेटेरो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। पहला होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरा हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। बेसिक डिफरेंस क्या है देखिए, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हम लोग बोलते हैं जो सेम एटम से मिलकर बना हो। जब दो सेम एटम जुड़ेगा तो कौन सा मॉलिक्यूल बनाएगा, होमो एटॉमिक। जैसे एग्जांपल आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस H2, जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं ऑक्सीजन गैस O2, जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं ओजोन गैस O3, जैसे एग्जांपल लिख सकते हो F2, Cl2, Br2, I2। और भी एग्जांपल लिख सकते हैं जैसा कि आप यहां लिख रहे हैं हम, जैसे कि आप लिख सकते हैं P4 व्हाइट फास्फोरस, जैसे आप लिख सकते हैं AS8 सल्फर गंधक। यानी ये फास्फोरस में 4 एटम मिलकर P4 बनता है, सल्फर का 8 एटम मिलकर एसिड बनता है। फास्फोरस 3 एलोट्रोपिक फॉर्म में नेचर में पाया जाता है, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। वही सल्फर भी 2 फॉर्म में पाया जाता है, मोनोक्लिनिक सल्फर और रोम्बो सल्फर के नाम से ये जाना जाता है ना। तो ये 2 प्रकार से पाया जाता है, ये 3 प्रकार में पाया जाता है, 3 एलोट्रोप्स में पाया जाता है, ये 2 एलोट्रोप्स में पाया जाता है। बाकी आप देख रहे हो ओजोन, ओजोन के बारे में भली बात सब लोग जानता है कि ओजोन जो है वो पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। इसके बिना पृथ्वी का अस्तित्व मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर ओजोन लेयर नहीं रहे तो सन से आ रहे जितने भी पराबैंगनी किरण है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, वो सीधे जमीन पर पड़ेगा, धरती पर पड़ेगा और धरती पर गर्मी इतना बढ़ा देगा, इतना गर्मी बढ़ जाएगा कि पूरा ग्लेशियर जो है वो पिघलना शुरू हो जाएगा। ग्लेशियर को छोड़ो, शरीर अपने आप गलना शुरू हो जाएगा। जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन शरीर पर पड़ेगा तो शरीर का आंतरिक हिस्सा सब सड़ना गलना शुरू कर देगा, तो आदमी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ग्लेशियर तो बाद में पिघलेगा, उसको पड़ने से ही आदमी क्या होगा, मर जाएगा। इसीलिए पृथ्वी को एक सुरक्षा कवच से गॉड ने ढक दिया, भगवान ने ढक दिया एक सुरक्षा कवच से, बोला कि तुम लोग इसी के अंदर जो खेल खेलना है खेलो। अब बाहर में सुरक्षा कवच है जो पृथ्वी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। किससे बचाता है, सन से आ रहे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। ये कितने ऊंचाई पर मौजूद है, तो ये पृथ्वी से 20 किलोमीटर ऊपर जाने पर आपको मिलेगा। ये लेयर कहां मिलेगा, 20 किलोमीटर ऊपर जब आप जाइएगा अर्थ सरफेस से, तो ओजोन का लेयर आपको दिखाई देगा। बात समझ में? तो ये एक सुरक्षा कवच जो है मिला पृथ्वी को ढकने के लिए, ताकि पृथ्वी सुरक्षित अंदर रहे। बात समझ में? और तब जाकर के इसमें नए नए स्पीसीज पैदा हुए और वो सारे स्पीसीज इस पृथ्वी पर जी रहे हैं। अब इसमें आते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का बात करें
तो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो है जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स के एटम जुड़े हो, जैसे पानी, वाटर, देख लो इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का संयोग है, मेल है, बॉन्डिंग है, तब जाकर के बना है वाटर। और वाटर के बिना जीवन अधूरा है, इसलिए बोला गया है जल ही जीवन है। बोला गया है ना, क्यों नहीं बोला गया हवा ही जीवन है? क्योंकि हवा का उत्पत्ति कहां से होता है? जल से होता है। अगर पानी नहीं रहे तो हवा का उत्पत्ति होगा? तो चंद्रमा पर या मंगल पर जाकर के हम लोग पानी देख रहे हैं, अगर वहां पानी मिल जाएगा तो हवा मिल जाएगा। तो मेन है कि पानी नहीं है वहां पे, तो हवा का कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। यानी हवा उत्पन्न कहां से होता है? पानी से उत्पन्न होता है। तो ये जीवन जीने का एक सबसे अहम सोर्स हो गया कि नहीं हो गया? तो वाटर इसीलिए बोला जाता है कि वाटर, जल ही जीवन है। और इस पृथ्वी पर 2 भाग में वाटर पाया जाता है, एक मैरीन वाला अलग और फ्रेश वाटर अलग। मैरीन वाटर बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद है, पृथ्वी का 1/3 हिस्सा ही स्थल है, बाकी सब तो जल है। और उसमें भी सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन है? मैरीन वाटर है, फ्रेश वाटर नहीं है, फ्रेश वाटर का अमाउंट कम है। तो फ्रेश वाटर ही हम लोग पीते हैं या डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। क्या मैरीन वाटर आप यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मैरीन वाटर को अगर यूज करना हो तो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस करवाना होगा, और वो ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा तब समुद्र का पानी पीने लायक होगा, नहीं तो उसको डायरेक्ट आप पीने में यूज नहीं कर सकते हैं, खाने में यूज नहीं कर सकते हैं उसका। बात समझ में आया? तो या फिर उसको हीट करके वाटर को वेपर में लाइए, वेपर को कंडेंस करके फिर वाटर में कन्वर्ट करिए, तो उतना प्रोसेस करने से पहले आदमी मर जाएगा पानी के बिना, है ना। इसीलिए फ्रेश वाटर अमाउंट में कम है, मैरीन वाटर बहुत ज्यादा है। जितने भी ओशन है, जितना भी सी है, सब मैरीन वाटर से भरा हुआ है। लेकिन झील हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया, ये सब जो है फ्रेश वाटर है। चापाकल जो आप घर में लगाते हो वो सब फ्रेश वाटर को देता है। तो यही कारण है कि समुद्र के किनारे जब आदमी जाता है घूमने, टहलने या स्नान करने, तो वहां पर साबुन और शैम्पू का यूज नहीं करता है। यदि आप समुद्र में गए स्नान करने और साबुन लगा लिए माथा में या शैम्पू लगा लिए तो धुलबे नहीं करेगा, क्योंकि वो हार्ड वाटर है। कैसा वाटर है? हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर में डिटर्जेंट जो है वो फ्रोथ का फॉर्मेशन नहीं करता है, वो घुलबे नहीं करेगा, शरीर में चिपक जाएगा। इसीलिए वहां समुद्र के किनारे जब आदमी जाता है तो वो केवल लहर का आनंद लेने जाता है, मजा लेने जाता है। वो नहीं जाता है साबुन या शैम्पू से देह रगड़ के नहाने। वो नहाना है तो घर जाके नहाइए, है ना। इसीलिए जो समुद्र किनारे बीच बना हुआ रहता है उसके बगल में फ्रेश वाटर का भी सोर्स लगाया जाता है, ताकि आप समुद्र से निकले तो समुद्र से निकलने के बाद शरीर महकने लगता है, क्योंकि गंदगी बहुत ज्यादा ना रहता है। अब आप समुद्र में घुसिएगा, नहाइएगा, और जैसे बाहर निकलिएगा अपना शरीर महकिएगा तो ऐसा लगेगा कि आप मछली हैं, मछली के जैसा महकिएगा। तो इसीलिए आदमी उधर से नहा करके और फिर वो फ्रेश वाटर में साबुन शैम्पू नहाता है, फिर घर जाता है, क्योंकि कचरा पूरा समुद्र। और जैसे गंगा नदी यहाँ पे, तो आप जाइएगा NIT घाट, हाथ लगाइएगा किनारे पर, हाथ लगा के तनी महकिएगा कैसा महकता है, क्योंकि पटना का सारा गंदगी उसी में न जाता है। मेन जो नदी बीच में जो बह रही है उधर का पानी फ्रेश होगा। बीच में अगर आप जाइए नाव से, वहां का पानी एकदम शुद्ध फ्रेश मिलेगा, क्योंकि वो मेन धारा में है। आई किनारे वाला जो है वो मेन धारा तो है नहीं, ये तो नदी पटना का सारा गंदगी गिरा और गिरने के बाद किनारे ही आ जाता है। अब हाथ जैसे डालोगे या महकोगे तब लगेगा कि मछली मार के आ रहे हैं, वैसा महकेगा। हम 2-3 बार गए और उसका हाथ लगा कर चेक किए, उसके बाद हम बोले कि हम नहीं नहाएंगे इसमें। नहाना हो तो बीच में जाओ, तो बीच में मरने कौन जाएगा, है ना। तो इसीलिए गंदगी जो है, शहर का जितना भी गंदगी है और पटना का जितना बड़ा बड़ा नाला है, बिना पानी को शुद्ध किए, साफ किए ऐसे ही गंगा में बहा दिया जाता है, तो कचरा होगा ही होगा। कोई भी नदी है सब वैसे ही गंदा हो जाएगा। वो नदी फिर समुद्र में जाएगी, वो सारा गंदगी लेकर समुद्र में जाएगी तो समुद्र भी गंदा होगा। और समुद्र गंदा होगा तो उसमें इनफाइनाइट स्पीसीज मौजूद है, उस सारे स्पीसीज पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। बात समझ में? तो ये सारा चीज जो है, हम मनुष्य लोग जैसा मतलब है ना खराब प्रजाति इस धरती पर नहीं है। हम लोग सब कुछ खा जाने वाले हैं,
माने दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं हो जो हम लोग ना खाए। समुद्र से मार मार कर चीजें खाते हैं, ये फलना है, ये केकड़ा है, वो घोंगा है, वो ये है, वो है, मतलब जितना गंदगी है हम मनुष्य ही खाते हैं और फैलाते हैं। हम लोगों से बढ़िया तो मछली है जो जो नदी में रहती है, वो कम खाती है, हम लोग तो सब कुछ खा जाते हैं। तो गंदगी हम ही लोग फैलाते हैं। तो वाटर जो है, फ्रेश वाटर की बहुत जरूरत है और फ्रेश वाटर लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, इसमें दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम आकर के जुड़े हुए हैं। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, आप देख लो, बचपन से हम लोग इसको याद करके खुश होते थे। हम तो जानते हैं एसिड का एग्जांपल तो फट दे मुंह से निकलता है HCl और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। लेकिन बहुत सारा एसिड है, जब पढ़ोगे तो पता चलेगा। इसको किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, ये केमिकल का राजा है, किंग ऑफ केमिकल इसको कहा जाता है। और भी एसिड लिख दे, जैसे H3PO4 फास्फोरिक एसिड है ना। जैसे आप लिख सकते हैं CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो एक चीज ध्यान देना, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का संख्या कम है, लेकिन हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल का संख्या इनफाइनाइट है। इतने हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है जिसके बारे में साइंस भी आज तक उतना पता नहीं लगा पाया। अब तुम कहोगे सर क्यों ऐसा हुआ? तो देखो, कार्बन ही एक ऐसा अलग है ना जिसका इनफाइनाइट स्पीसीज, और का तो छोड़ो ना, कार्बन ही एक ऐसा एटम है जिसका मॉलिक्यूल निर्माण करने का एबिलिटी इनफाइनाइट है। तुम्हारा पूरा बॉडी, शरीर के अंदर ही इतने केमिकल्स मौजूद है जिसको मेडिकल साइंस भी पता नहीं लगाया है। आपके शरीर में सोचो, ये तुम पूरे ब्रह्मांड का क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा शरीर ही पूरा ब्रह्मांड है। तुम्हारे शरीर के अंदर इतने केमिकल्स हैं, इतने रासायनिक अभिक्रिया एक साथ होता है जिसके बारे में साइंस भी फेल है उसको पता करने में। आप किसी चीज को सोचते हो, जैसे मान लो कि आप एक बार दिल्ली गए थे, आप दिल्ली जाकर के लाल किला के पास आप घूमे थे और फिर लौट के घरे आए। एक महीना बाद भी आप सोइएगा ना तो लाल किला आपको दिखाई देगा, मतलब आपका सोच वहां लेकर चला जाएगा। तब बताओ ये प्रक्रिया कैसा है, ये कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? ये भी तो, आप घरे बैठे हैं और दिमाग कहाँ चल गया, लाल किला में। घरे बैठे हैं और घूम रहे हैं पटना के गांधी मैदान, है कि नहीं? तो ये पर कौन सा प्रक्रिया है भाई, आज तक साइंस बताया है? रात में सोए हैं सपना देख रहे हैं, वो कौन रासायनिक अभिक्रिया है? कुछ पता नहीं चलेगा। कोई साइंस बताया इसको? कोई नहीं बताया। तो शरीर के अंदर ही इनफाइनाइट रासायनिक अभिक्रिया होते रहता है जिसके कारण तुम्हारा शरीर चलते रहता है। ठीक है, नोट कर लो इसको। लिख लिया, मिटाए? इसीलिए नेचर सर्वोपरि है, नेचर से बड़ा कुछ भी नहीं है। यही हम लोगों को बना सकती है और नष्ट कर सकती है, जब मन करे नष्ट कर देगी, मन करे तब बना देगी। चलो, तो एक पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, लिखते हैं होमो एटॉमिक molecules are formed homoatomic molecules are formed by the association of two or more than two atoms of same element। ये लाइन लिख दिए, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का निर्माण दो या दो से अधिक सेम एलिमेंट के एटम से मिलने से होता है। जब सेम ही एलिमेंट का दो या दो से अधिक एटम कंबाइंड होगा तो कैसा मॉलिक्यूल बनाएगा? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाएगा। जबकि दूसरा लाइन लिखते हैं, हेट्रो एटॉमिक molecules are
formed by the association of two or more than two atoms of different elements जब दो या दो से अलग अलग एलिमेंट्स के एटम कंबाइंड होते हैं तो कैसे मॉलिक्यूल का जन्म होता है? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल का जन्म होता है। और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा संख्या में इस नेचर में पाए जाते हैं। कार्बन का ही इतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्योंकि कार्बन का कैटिनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होता है और जिस एलिमेंट का कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होगा वो बहुत ज्यादा अमाउंट में कंपाउंड का मतलब ज्यादा संख्या में कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। बात समझ में? जैसे कैटिनेशन का मतलब तुम लोग क्या समझते हो? कैटिनेशन मतलब क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, अपने आप में जुड़ने का क्षमता। अपने आप से जुड़ने का क्षमता सबसे ज्यादा किसका है? कार्बन का है। कार्बन अपने ही एटम से जुड़ना सबसे ज्यादा पसंद करता है। बात समझ में? और जिस मनुष्य के पास भी कैटिनेशन प्रॉपर्टीज होता है ना वो हमेशा सत्ता सुख भोगता है। जैसे नेता लोग क्या होता है उन लोग के पास पोलराइजिंग प्रवृत्ति जो है या कैटिनेशन प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होता है और जिस बंदा के पास वैसा नेचर हो जाए ना वो या तो नेता होगा और नहीं तो अभिनेता होगा। बात समझ में? वो बहुत ऊंचे पद पा सकता है। नेता लोग बात बनाने में बहुत माहिर होता है, वो एक दूसरे को लड़ाने में बहुत माहिर होता है। लड़ा देगा, लड़ा के अपने साइड हो जाएगा और बाद में एक दूसरे का आप दुश्मन बन जाइएगा। तो नेता लोगों का कैटिनेशन प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होता है, पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होता है। नेता लोग जोड़ने का भी काम करता है, ऐसा नहीं कि केवल बिगाड़ने का ही काम करता है, नेता लोग जोड़ने का भी काम करता है। जिसमें बात बना करके अधिक से अधिक मतलब जनता को जोड़ने का एबिलिटी होगा ना वो उससे ऊपर पोस्ट पे चला जाएगा नेता में। बात समझे? तो ये कहलाता है कैटिनेशन क्षमता। देखते हो एक एक नेता 2-2 लाख 3-3 लाख के भीड़ को संभाल लेता है। अगर गांधी मैदान में कोई आ गया भाषण दे रहा है, अब बहुत गांधी मैदान भर गया और उसके एक के बाद पर गांधी मैदान में लोग लगता है नाचने और ताली बजाने। सोच सकते हो कितना उसका इफेक्ट है, पावर है। ये सब पोलराइजेशन होता है और फजांस वैज्ञानिक यही बात बोले थे कि जिस बंदा के पास पोलराइजिंग एबिलिटी होगा ना वो सत्ता सुख भोगता है और सत्ता सुख सबके नसीब में नहीं होता है, वो किसी किसी के नसीब में होता है, राज सुख जिसको कहा जाता है। तो ये चीजें होती है। तो इसी कारण से ना कार्बन जो है, कार्बन को इतना प्रमुखता क्यों दिया गया? क्योंकि इस दुनिया में सबसे महंगा चीज भी कार्बन है और सबसे सस्ता चीज भी कार्बन ही है। यानी कार्बन जो है हर कैटेगरी में पाया जाता है। कार्बन का डायमंड देख लो कितना महंगा है, उतना महंगा कोई नहीं है। और कार्बन का एलोट्रॉप्स है ना डायमंड। अभी मार्केट में डायमंड का कीमत 0.2 ग्राम का कीमत 65,000 रुपया है, सोच लो। जबकि वही गोल्ड का कीमत 5,000 रुपया ग्राम है, वही प्लेटिनम का कीमत 4500 रुपये ग्राम है, सिल्वर का कीमत 68 रुपया ग्राम है। उससे सब नीचे कार्बन का अपरूप है, वो कार्बन का वो एलोट्रॉप्स है और उसका सबसे सस्ता भी है। जैसे अलकतरा हो गया, अलकतरा क्या है? पीच क्या है? कार्बन का ही अपरूप है। कोल गैस क्या है? कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है। बकमिस्टर फ्लोरेंस क्या है? कार्बन का ही एलोट्रॉप्स है। बात समझ में? तो बहुत महंगा भी उसी का है और बहुत चीप सस्ता भी उसी का है। तो इसीलिए कार्बन जो होता है ना उसको सार्वभौमिक तत्व कहा जाता है। वो हर जगह विद्यमान है। दुनिया में जितने भी चीजें हैं ना उन सब चीजों में थोड़ा या ज्यादा कार्बन का मौजूदगी
रहता ही रहता है। बात समझ में आया? इसीलिए कार्बन को यूनिवर्सल एलिमेंट, सार्वभौमिक तत्व कहा जाता है। समझ लो कि वो ईश्वर है, भगवान है, हर जगह मौजूद है, जहां खोजो वहीं मिलेगा। बात समझ में? तो इसीलिए कार्बन जो है एक छत्र राज करने वाला एलिमेंट है, जो पूरे सृष्टि में, एक पूरे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अमाउंट में कंपाउंड का निर्माण करता है। लेकिन अगर ब्रह्मांड का बात किया जाए तो सबसे ज्यादा कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस है। इस ब्रह्मांड का लगभग 90% हिस्सा जो है ना, वो किस चीज से बना हुआ है? हाइड्रोजन गैस से बना हुआ है। बड़े बड़े ग्रह, जुपिटर, सैटर्न, ये सब ग्रह जो है हाइड्रोजन गैस का कंडेंस्ड रूप से बना है। मतलब हाइड्रोजन एक जगह पर इकट्ठा होकर के वो बड़े बड़े ग्रह का निर्माण किया है। वहां आपके जैसा पथरीला और धरती जमीन नहीं है। बात समझा? वो गैसों का मतलब कंडेंस्ड रूप से बना हुआ है। जबकि पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, ये सब क्या है जी? उस पे धरती है, जमीन आप जैसे पृथ्वी पर है वैसा है, लेकिन वहां पर पानी नहीं है, हवा नहीं है। जबकि पृथ्वी पर और पानी और हवा सब कुछ भगवान दिए हुए, इसीलिए हम लोग जी रहे हैं यहाँ। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये सब साइंस है। जितने अंदर तक घुसते जाओगे साइंस में, उतना ही नेचर के प्रति प्रेम बढ़ते जाएगा, नेचर से जुड़ाव बढ़ते जाएगा कि नेचर क्या है ना? तो ये चीज, खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, बेटा इसको। अब एक चीज देखिए, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि मैटर को डिफाइन करना है, तो आप मैटर को कैसे डिफाइन करेंगे? लिखिए इसको, मैटर, लिखिए मैटर, लिखिएगा एनीथिंग, उसमें लिखिए एनीथिंग, मैटर का डेफिनेशन लिखिए एनीथिंग, एनीथिंग which has mass, anything which has mass, which has mass, कॉमा देकर लिखिए occupies a space, which has mass, occupies a space, occupies a space and able to do work, and able to do work, able to do work if it is possesses energy, if it is possesses, POSSES, possesses energy, if it is possesses energy, कोमा देकर लिखिए called matter, called matter। ठीक है? पदार्थ वो है जिसमें द्रव्यमान हो, मास हो, जो स्थान छेकता हो और जिसमें कार्य करने की क्षमता हो। अगर उसको एनर्जी दिया जाए तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। बात समझ में? और एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो, अगर मास का बात आ गया तो मास किस चीज से बना है? तो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी से। और में नीचे लिख दो, देखोगे मैटर इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक लाइन में आप बोल सकते हो मैटर इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैटर इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। पदार्थ जो है वो ऊर्जा का संकुचित रूप है, पदार्थ जो है वो ऊर्जा का क्या है? संकुचित रूप है। हम डार्क फॉर्म का बात नहीं कर रहे हैं, डार्क फॉर्म के दुनिया में हम लोग का औकात नहीं है कि जा सकते हैं, या साइंस का औकात नहीं है कि उस डार्क फॉर्म का जिक्र कर सके, है ना? इसीलिए हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म का बात करेंगे, मैटर का बात कर सकते हैं। वही मैटर के अंदर, वही मैटर हम सब हैं, लेकिन हम लोग जीवित हैं, हम लोग लिविंग में आते हैं, और वही ये बाकी सब चीज जो दिख रहा है वो क्या है? नॉन लिविंग है, क्योंकि इसमें केवल कंडेंस्ड फॉर्म है। हम लोगों में कंडेंस्ड फॉर्म और डार्क फॉर्म दोनों है। कंडेंस्ड फॉर्म को देख रहा है, ये शरीर है, इसके अंदर में जो है जिसके कारण सारी क्रियाएं हो रही है,
उसके बारे में हम लोग नहीं जानते। हमारे ही अंदर है, तुम्हारे ही अंदर है, लेकिन क्या तुम कभी उसको देखे हो? कभी तुम उससे बात किए हो? ये शरीर कैसे चल रहा है कुछ पता नहीं। ये मशीन कहां से कंट्रोल हो रहा है कुछ पता नहीं है। ये मशीन कब तक कंट्रोल होगा ये भी पता नहीं। कब ये मशीन खत्म हो जाएगा ये भी पता नहीं, कुछ पता नहीं है। बात समझे? इसीलिए जीवन एक जीने की कला है। आप किस तरीका से जीवन को जी लेते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके लाइफ में। बात समझे? तो ये डेफिनेशन हमने आपको दिया कि कोई भी अगर साइंस रियल में कोई ढंग से पढ़ लेना तो अपने जीवन में कभी किसी को पीड़ा और दुख नहीं दे सकता है और नहीं देख सकता है किसी को दुखी, अगर रियल में वो साइंस पढ़ ले तो। क्योंकि साइंस जो होता है, साइंस जीने का कला सिखा देता है आदमी को, कैसे जीवन को जिया जाता है। बस समझ में आया? ये बहुत बड़ी चीज है। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग इस पर काम किया, सब लोग जीवन के से मोह माया को भंग कर लिया। जितना साइंस में काम किया, जितने न्यूटन से लेके आइंस्टीन, बोर्स, रदरफोर्ड, जितने लोग थे, सारे लोगों ने समझ लिया कि नेचर के अलावा और इस धरती पर कुछ भी नहीं है। वही बिगाड़ सकती है और वही बना सकती है। और वहीं पर एक कॉन्सेप्ट आया था इंट्रोपी का, जो थर्मोडायनामिक्स में आपको पढ़ना है। इंट्रोपी कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो फील करा देता है कि हम मनुष्यों का कोई औकात नहीं है यहाँ पे। हम लोग एक मूर्ति और एक नहीं होता है और ड्रामा खेलने वाले हैं, आकर ड्रामा खेल रहे हैं, मजा लेने वाला कोई और है, ऊपर से बैठ के मजा ले रहा है। यही ना हो रहा है लाइफ में, और क्या होता है? हम लोग एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, लड़ते हैं, और ऊपर से बैठ के अब देखो ये मारेगा इसको, ये ऐसे करेगा, वो ऐसे करेगा। हम लोग फिल्मों में ही ना देखते हैं, फिल्म में चित्र चल रहा है, हम लोग बैठ के टीवी में देखते हैं, ये देखो ये गुंडा है, पिटाएगा। हम लोग पहले आंक लेते हैं कि पिटाएगा, तो वो भी ऊपर से बैठ के कह रहा है कि अब देखो ये इसको मारने वाला है, तो वो मजा ले रहा है। हम लोग क्या है, टेंट समियाना में अपना कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं। तो जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए वो सब बाद में मोह भंग हो गया उस सबका, मतलब वो नेचर से जुड़ गए सीधे। वो बोले कि अब इस धरती पर है ही कुछ नहीं, हम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं है। और अब उनके अंदर ये प्रवृत्ति आ कैसे गया? क्योंकि उन्होंने साइंस को डेप्थ में पढ़ लिया। बात समझ में? और सब दाढ़ी बढ़ा लिया, बाल बढ़ा लिया, और उसको अपने परिवार से, अपने लाइफ से कोई मतलब नहीं रह गया, सब त्याग दिया। तो ऐसे भी बड़ी लोग हुए। तो अब रही बात, ये पदार्थ जो है सारे सृष्टि का निर्माण किया, और ये पदार्थ का मूल सोर्स जो है वो मतलब ये पदार्थ बना कैसे? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, पियोन्स, मेसॉन्स, ग्लूऑन्स, क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, more than 32 different subatomic particles are present in an atom। मतलब 32 से भी ज्यादा पार्टिकल एक एटम के अंदर मौजूद है। बहुत के बारे में जानते भी हैं हम लोग, और बहुत के बारे में साइंस जो है वो नहीं जानता। बात समझ में आया? और ऑल पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड कैसे? द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन मेन रोल 3 का होता है पूरे एटम के संरचना में, वो कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये तीनों ऊर्जा का संकुचित रूप है। और ये बात पढ़ाएंगे जब तुम लोग को डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, तो तुमको फील हो जाएगा कि ये मैटर जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? वो कोई और चीज नहीं है, वो ऊर्जा का ही रूप है। बात समझ में? तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि दो रूप, मतलब फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। अब हम लोग इसको वर्गीकृत कर देते, बांट देते कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में ये दो रूप में पाया गया, सॉलिड और फ्लूइड के रूप में। तो नीचे लिख दो सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड। लिख दिए सॉलिड। ए सॉलिड इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर, ए सॉलिड इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर, a solid is that form of matter, that form of matter
which has definite mass, shape and volume. A solid is that form of matter which has definite mass, shape and volume. Which has definite mass, shape and volume. Definite mass, shape and volume. एक सॉलिड मैटर का वो रूप होता है जिसका मास, शेप और वॉल्यूम तीनों निश्चित होता है, फिक्स होता है। बात समझ में आया? दूसरा लिखिएगा फ्लूइड। ठीक है, ए फ्लूइड इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर, ए फ्लूइड इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर, ए फ्लूइड इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर which has tendency to flow, which has tendency to flow. A fluid is that form of matter which has tendency to flow. फ्लूइड पदार्थ का वो रूप होता है जिसमें बहने का क्षमता होता है, जिसमें फ्लो करने का टेंडेंसी होता है। बात समझ में आया? और ये फ्लो करने के टेंडेंसी में जो दोनों आता है ना, वो हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जल और दूसरा हवा, और ये दोनों में बहने का टेंडेंसी है। एक लिक्विड है और एक गैस है। उस गैस का उत्पत्ति किससे हुआ? इस लिक्विड से हुआ। बात समझ में? तो नीचे लिखेगा लिक्विड, लिक्विड। लिखिए, ए लिक्विड इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर, ए लिक्विड इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर, a liquid is that form of matter which has definite mass, which has definite mass and volume, which has definite mass and volume but no definite shape, but no definite shape, but no definite shape। ठीक है, लिक्विड पदार्थ का वो रूप है जिसका मास और वॉल्यूम फिक्स होता है, द्रव्यमान और आयतन फिक्स होता है, लेकिन आकार फिक्स नहीं होता। उसको जिस आकार के बर्तन में रख दोगे उसी का रूप धारण कर लेगा वो। बात समझ में? और तीसरा लिखिएगा गैस। लिखिए, ए गैस इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर, ए गैस इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर, ए गैस इज दैट फॉर्म ऑफ मैटर which has definite mass, which has definite mass, which has definite mass but no definite shape and volume, but no definite shape and volume, but no definite shape and volume। बात समझ में आ गया? मतलब एक गैस पदार्थ का वो रूप है जिसका मास फिक्स होगा, द्रव्यमान फिक्स होगा, लेकिन उसका आयतन और आकार जो होगा वो फिक्स नहीं होगा, निश्चित नहीं होगा। एक गैस को अगर 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस को 1 लीटर के बर्तन में रख दीजिए तो उसका वॉल्यूम 1 लीटर का हो जाएगा, और उतना ही को अगर 5 लीटर के बर्तन में रख दीजिएगा तो उसका वॉल्यूम 5 लीटर का हो जाएगा। यानी जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतना ही गैस का वॉल्यूम होगा, मास चाहे कुछ भी रहे। बात समझ में? तो गैस का मास फिक्स होता है लेकिन शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। बात क्लियर हुआ? तो हमने बहुत सारा चीज आपको बताया। अब एक चीज देखिए, और भी बहुत सारे इसमें टर्म है तो वो जब चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे ना तो वो सारा टर्म आते जाएगा, क्योंकि अलग अलग उसको डिफाइन करने से बेहतर है ये चीजें हम इसलिए बताए क्योंकि वो बेसिक था। आप कहीं भी जाओगे ना और कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति मिल गया और आपसे प्रश्न किया कि आप किए करते क्या हो, तो तुम बोलोगे हम पटना में पढ़ते हैं,
तो तुमसे वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन यही सब दाग देगा, बोलेगा एटम किसे कहते हैं बताओ, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं बताओ, पदार्थ किसे कहते हैं बताओ। अब उसमें तुम अलवला जाओगे, डेफिनेशन नहीं बता पाओगे, तो तुमको वहां पर वो मतलब कि तुम्हारे जो अंदर फीलिंग्स है उसको और कम कर देगा, बोलेगा क्या पढ़े वाला नहीं, इसको कुछ नहीं आता है, क्या पढ़ता है, तो तुम जो है वहां पर लाचार विवश हो जाओगे, है ना। लेकिन ये सब चीज अगर याद रखोगे तो अगर कोई पूछा तुरंत उसके मुंह पर जवाब दिए तो सामने वाला इंप्रेस होगा कि नहीं बंदा पढ़ता है। बात समझ में आया? तो ये दूसरों से बचने के लिए है, ताकि दूसरा कोई हम पर अटैक नहीं करे, क्योंकि आपको भी पता है कि उसको थोड़ा ना बर्नौलिज का प्रिंसिपल आता होगा, उतना डेप्थ में तो कभी जा ही नहीं सकता है ना। लेकिन सिंपल चीज तो सब जानता है, गांव में जो 9वां 10वां के पढ़ाने वाला है वो भी मैटर किसे कहते हैं जानता है ना, तो वो भी आपसे पूछ सकता है। अब बोल देगा मुंह पर बोल देगा पटना में पढ़ता है, पैसा बर्बाद करता है, अब आप हो जाइएगा वहां पर डिमरलाइज। तो इसीलिए दूसरों से बचने के लिए इन चीजों को आपको तैयार रखना होगा, याद रखना होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कहीं ट्रेन से सफर कर रहे हैं और सामने वाला सीट पर कोई बंदा आके बैठ गया और आपसे पूछा क्या करते हो बाबू 10 मिनट के बाद, तो तुम बोलोगे कि हम पटना में पढ़ते हैं, मेडिकल का या इंजीनियरिंग का तैयारी करते हैं, तुरंत लंबा क्वेश्चन दागेगा यही सब और बोलेगा ये बताओ आज जहां जल बलाए, तो जहां तक वो जाएगा ना वहां तक तुम नजर नहीं मिलाओगे उसके सामने। अगर अगर तुम नहीं जवाब दिए तो जहां तक जाएगा ना तुम उसके सामने नजर नहीं मिला सकते हो। बस समझ में आया? अगर वही तुम जवाब दे दिए तो उसके साथ दोस्ती हो जाएगा एकदम, कुछ अगर चना खरीदो करेगा ना तो खिलाएगा, ये लो खाओ। समझा? तो इसी को बोलते हैं कि पर्सनालिटी का डेवलपमेंट। छोटा छोटा चीज ही आदमी के पर्सनालिटी को क्या करता है, विकसित कर देता है। और ये चीज से आप अगल बगल में पूछ होने लगता है, वो बंदा के दिमाग में आएगा कि नहीं ये जो है पढ़ने वाला बच्चा है, इसको बहुत कुछ पता है। तो बेसिक चीजों से ही आदमी का बेसिक चीज पता किया जाता है, हाई लेवल का चीज पता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेसिक जानकारी से ही आदमी का बेसिक कैरेक्टर पता किया जाता है कि तुम किस कैरेक्टर के हो, ठीक है। इसीलिए ये सब चीज तैयार रखना, याद रखना। तो अब यहाँ पर एक चीज है, देखिए टाइम कितना, क्लास भी है, तो ऐसा करते हैं कि अब अगले दिन पढ़ाएंगे, ठीक ना, क्योंकि टाइम हो गया है, मेरा क्लास है दूसरे जगह।